हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इस लेक्चर सीरीज के 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। उसमें मैंने डिटेल से चर्चा की है कि भारत के अंदर किस प्रकार की जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है और बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी क्या क्या होता है। वो सभी बातें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अब दोस्तों, मैं डिस्कस करूंगा इसमें बजट के बारे में कि भारत का जो बजट है वो कैसे कार्य कर रहा है और भारत के जो बजट में किस प्रकार के फंड को इंट्रोड्यूस किया जाता है और सेशन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या बजट के प्रावधान होते हैं, वो सभी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, इस जो लेक्चर ये होने वाला है ये थोड़ा सा पॉलिटिकल से भी रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आज संविधान के अनुच्छेद जितने भी हैं जो बजट से रिलेटेड है वो सभी के सभी डिस्कस करने वाला हूं। अब दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन थोड़ा मुझे मिलता रहे। दोस्तों, मैं पहले दिन की कार्यवाही की बात कर लेता हूं। जो हमारे देश की जो संसद होती है उसमें किस प्रकार का कार्य एक दिन के अंतर्गत होता है। दोस्तों, 11 से 12 बजे तक के बीच में, जब 11 बजे होता है, जो 11 बजे जब संसद के जो सदस्य होते हैं वो अपने जो देश की संसद है उसमें एंट्री करते हैं। फिर उसके बाद 11 से 12 के बीच में जीरो आवर होता है। फिर 12 से 1 बजे के बीच में दोस्तों क्वेश्चन आवर होता है। वहीं 1 से 2 के बीच में लंच होता है। उसके बाद दोस्तों कार्रवाई शुरू होती है। अब कार्रवाई से मेरा मतलब है कि कार्रवाई क्या होती है, जैसे बिल को इंट्रोड्यूस करना और बिल पर बहस होना या वोटिंग होना, वो सभी कार्य दोस्तों लंच के बाद किए जाते हैं। अब दोस्तों, ये तो बात हुई थोड़ा सा पार्लियामेंट के एक दिन में कार्य की। अब थोड़ा सा मैं बेसिक थोड़ी सी बातें और कर लेता हूँ, जिसमें आपको पता है दोस्तों हमारे देश के अंदर संसद है। संसद के अंदर 3 सेशन कार्य कर रहे हैं। 3 सेशन का मेरा मतलब है संसद क्या किस प्रकार से कार्य करती है उनको सेशन के आधार पर बांटा गया है। इसमें बजट सेशन है, मानसून सेशन है और विंटर सेशन है। बजट सेशन दोस्तों जनवरी से अप्रैल तक चलता है। वही मानसून सेशन जुलाई से सितंबर तक चलता है। विंटर सेशन दिसंबर टू जनवरी तक चलता है। दोस्तों, ये सेशन है जो भारत के संसद के अंदर कार्य कर रहे हैं। अब दोस्तों, जो हमारे देश के अंदर जो बजट को प्रस्तुत किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, ये आप इसमें जरूर देखिए। क्योंकि अब मैं बात करूंगा दोस्तों बजट के बारे में कि बजट होता क्या है। बजट दोस्तों एक किस्म से आप कह लीजिए कि जो हमारे देश के अंदर खर्चा और आमदनी वो किस प्रकार की हुई है उसका लेखा जोखा होता है। लेकिन दोस्तों, हमारा देश लोकतंत्र है, हम इतने पे नहीं रुकते हैं। हमें इसका भी हमें और आगे पता रखना चाहिए, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र इस प्रकार से है कि हमें जो हमने जो सरकार को बना के बिठाया है कि वो किस प्रकार से आगे आने वाली कार्य के दिनों में मंशा है उसकी। तो दोस्तों, बजट एक किस्म से लेखा जोखा नहीं है। बजट एक किस्म से कह सकते हैं कि आप जो सरकार होती है उसकी मंशा को भी दर्शाता है कि सरकार किस प्रकार के कार्य आगे आने वाले दिनों में करने वाली है। दोस्तों, ये कार्य है बजट के कि बजट किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। अब दोस्तों, जो बजट होता है वो 3 प्रकार की सूचनाएं होती हैं बजट के अंदर। कौन कौन सी होती हैं? पिछले वर्ष की जो प्राप्तियां होती हैं, जो देश के अंदर जो पिछले वर्ष की प्राप्तियां होती हैं और उसके वास्तविक व्यय होते हैं, वो सभी आंकड़े बजट के अंदर प्रस्तुत किए जाते हैं। वहीं दूसरा दोस्तों, चालू वर्ष का जो बजट होता है उसके जो संशोधित आंकड़े होते हैं उसके अंदर प्रस्तुत किए जाते हैं। आगामी वर्ष के लिए बजट का अनुमान इसके अंदर प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, ये बजट के अंदर जब बजट को प्रस्तुत किया जाता है, ये 3 प्रकार के इसकी सूचनाएं होती हैं जो बजट के अंदर होती हैं। अब दोस्तों, जो बजट होता है, जो हमारे देश के अंदर बजट को प्रेजेंट किया जाता है वो कैसे कैसे किया जाता है। पहले तो प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट स्पीच, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं निर्मला सीतारमन जी, वो बजट को प्रस्तुत करेंगी। तो तब जाके वो एक स्पीच देंगी। तो फिर उसको दोस्तों जनरल डिस्कशन के लिए भेजा जाएगा। फिर उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा। वहीं फिर उसको फिर वोट होगी, फिर पासिंग बिल होगा, फिर जो बिल फाइनेंस बिल उसको बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से बजट की जो प्रक्रिया होती है प्रस्तुत करने की या उसको पेश करने की, ये कार्य इन कार्यों से होकर बजट को प्रस्तुत किया जाता है। अब दोस्तों, हमारे देश के अंदर 3 प्रकार के फंड हैं। कौन कौन से? कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि, कंटिजेंसी फंड यानी कि आकस्मिकता निधि, पब्लिक अकाउंट यानी कि लोक लेखा। तो दोस्तों, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है इसी के अंदर भारत सरकार के द्वारा सभी जो हमारे खाते होते हैं, जैसे हमारे देश के अंदर टैक्स कितना वसूलना है और जितना भी जो कार्य होता है दोस्तों टैक्स से रिलेटेड, वो सभी के सभी जो पैसा होता है वो कंटिजेंसी यानी कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि के अंदर दोस्तों जो रिवेन्यू बजट होता है उसको सारा का सारा उसमें रिवेन्यू बजट के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, जो कैपिटल बजट होता है उसको भी 2 प्रकार के भागों में विभाजित किया जाता है। रिवेन्यू बजट में दोस्तों रिवेन्यू रिसिप्ट होती है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। वहीं कैपिटल बजट के अंदर दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट होती है और कैपिटल
एक्सपेंडिचर होता है। दोस्तों ये खर्चों का विवरण ये हमारे देश के अंदर संचित निधि के अंदर ही किया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, इसी को बजट कहा जाता है। अब बजट से बातें मैंने आपको बताई। अब बजट में जो कंसोलिडेटेड फंड होता है इसके ऊपर एक बार और होता है, मतलब एक इसके जो देयता होती है इसके ऊपर एक और होती है। कौन सी होती है? जो राष्ट्रपति के भत्ते होते हैं और उसके कार्यालय होते हैं और उसके अन्य व्यय होते हैं। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी व्यय होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर ही भारित होते हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो देय वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, पेंशन होते हैं, वो सभी के सभी कंसोलिडेटेड फंड के से ही दिए जाते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो पेंशन होती है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन भी इसी से दी जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते भी, इस पेंशन भी इसी से दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और सर्वोच्च न्यायालय जो लोक लेखा आयोग के कार्यालयों के सेवारत जो व्यक्ति होते हैं, उनके जो वेतन हैं, भत्ते हैं, प्रशासनिक व्यय, सभी के सभी दोस्तों संचित निधि से ही दिए जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये संचित निधि के कार्य हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कंटिंजेंसी फंड के बारे में। कंटिंजेंसी फंड क्या होता है? दोस्तों इस कोष का जो प्रावधान है भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। इसके जो कॉर्पस रुपए हैं, मतलब इसमें जो पैसे रखे जाते हैं वह 500 करोड़ रुपए। यह अग्रदेय यानी कि विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखा गया धन है जो प्रकृति का होता है। ठीक है, ये इस प्रकृति का धन होता है। वित्त मंत्रालय के सचिव इस कोष के भारत के राष्ट्रपति की ओर से रखे गए हैं। दोस्तों राष्ट्रपति ही इसका किस्म से आप कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत ये कार्य करता है। अब इसके राष्ट्रपति के अंतर्गत तो कार्य करता है, लेकिन वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं वो इसकी देखरेख में वो कार्य करते हैं। इस कोष का जो उपयोग अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। भारत सरकार पर कोई किस्म से एक किस्म से आप कह लीजिए कि अब उनको अनुदान मांगने की जरूरत है, मतलब सरकार के पास अभी खर्चे के लिए पैसे नहीं है, उसको अतिरिक्त अनुदान होना चाहिए, तो दोस्तों आकस्मिकता निधि से वो निकाला जाता है। अनुच्छेद 267 के तहत प्रत्येक राज्य की अपनी आकस्मिकता निधि हो सकती है। तो दोस्तों ये सब बातें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, इससे आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये आकस्मिकता निधि के बारे में मैंने बात की। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ राजस्व खाता यानी कि रिवेन्यू बजट। ये जो रिवेन्यू बजट है दोस्तों, रिवेन्यू बजट, इसके बारे में बात करता हूं। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों? इसमें राजस्व प्राप्त यानी कि रिवेन्यू रिसिप्ट होती है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसी के अंदर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो भी टैक्स वसूला जाता है, जैसे जो प्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, वो इसके अंतर्गत आता है रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर, कि भारत सरकार ने भाई इतनी कमाई की। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कि भारत सरकार के द्वारा किस प्रकार के खर्चे किए हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि सरकार ने कहीं पे सड़कें निर्माण कर दी तो वो खर्चा किया, तो वो आता है दोस्तों रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। अगर मैं कैपिटल की बात करूं, कैपिटल रिसिप्ट की बात करूं, कैपिटल रिसिप्ट कहां से लेगी सरकार? सरकार लेगी दोस्तों, जैसे कहीं से बोरो करना है, किसी कंपनी को आईपीओ लेके आना है, जैसे अभी हाल ही में एलआईसी का आईपीओ ले सरकार ने, वहां से लगभग 70 से 75 हजार करोड़ रुपए वहां से लिए हैं। तो ये जो आते हैं दोस्तों, ये सभी के सभी कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत आते हैं कि हमने इतनी पूंजी यहां से उठाई है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजी व्यय, जो पूंजीगत व्यय होता है वो होता है दोस्तों जो सरकार ब्याज को अदा करती है। जैसे सरकार ब्याज कैसे देगी? सरकार ने विदेशों से भी पैसा उधार उठा रखा है, सरकार ने जो हमारे डिबेंचर हैं या फिर हमारे बॉन्ड जारी करती है सरकार, वहां से भी पैसा उठा रखा है। तो सरकार के द्वारा जो ब्याज दिया जाता है वो होता है दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब पूंजीगत व्यय। ध्यान रखना दोस्तों, ये थोड़ी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जिससे कि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैं बजट के बारे में थोड़ी सी और बातें इन्फॉर्मेशन इसको आपको दे देता हूँ, क्योंकि बजट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बातें मैंने आपको बता दी हैं दोस्तों। अब बात करता हूं मैं दोस्तों जो पैसा होता है, जो बजट से रिलेटेड जितना भी पैसा होता है वो आता कहाँ कहाँ से है। दोस्तों इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स आपको पता होगा, टैक्स के से रिलेटेड होता है जो रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर काउंट किया जाता है, और जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो जो सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ दोस्तों मैं जो बजट होता है, बजट से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है और जो आपके क्वेश्चन में या वन लाइनर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा बार जो बजट को प्रस्तुत किया गया है वो मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया है,
और 7 अप्रैल 1860 को जो ब्रिटिश राज हुआ करता था उस टाइम पर भारत के अंदर पहला बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है। और 1970 के अंदर इंदिरा गांधी जो होती है दोस्तों, वो पहली फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी वित्त मंत्री बनती हैं। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा जो भाषण देते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा दिया जाता है, और सबसे छोटा भाषण जो दिया जाता है एच एम पटेल के द्वारा 1970 में दिया जाता है, उस टाइम के वित्त मंत्री के द्वारा। अब दोस्तों ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इनको जरूर पढ़ लीजिए। अब ब्लैक बजट के बारे में बात करता हूँ दोस्तों। ब्लैक बजट क्या होता है? ब्लैक बजट दोस्तों वो होता है जब सरकार, यशवंत सिन्हा उस टाइम पे हुआ करते थे जो बजट के प्रेजेंट किया था उस टाइम पे, जो इंदिरा गांधी थी उस टाइम के वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो दोस्तों 550 करोड़ रुपए का उस टाइम पे डेफिसिट हुआ था, मतलब रिवेन्यू डेफिसिट, बजट को डेफिसिट किया गया था। तो इस प्रकार से उसको ब्लैक बजट कहा जाता है। इपोकल बजट दोस्तों वो होता है जब 1991 के अंदर जब सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया जाता है, मतलब जो लाइसेंस होता है उनको कम किया जाते हैं, उनके जो नियम कायदे कानून होते हैं कम किए जाते हैं, जो विदेशी कंपनियां होती हैं भारत के अंदर प्रवेश करती हैं, तो कहीं ना कहीं इसको कहा जाता है इपोकल बजट। अब ड्रीम बजट कौन सा होता है दोस्तों? ड्रीम बजट वो होता है जो हमारी आय होती है उस पर जो टैक्स लगता था, पहले 40% लगता था, वो उसको घटाकर 30% किया गया, मतलब कम किया गया, और जो सरकार, जो हमारे देश की जनता है उस पर भार कम किया गया, उसको कहा जाता है ड्रीम बजट। मिलेनियम बजट दोस्तों, इसको जो आईटी सेक्टर में रिफॉर्म किए गए थे, आईटी इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज किया गया था, 2000 का एक आईटी एक्ट लाया गया था, उसको मिलेनियम बजट कहा जाता है। रोल बैक बजट आप इसको पढ़ लिए दोस्तों, ध्यान में आ जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूं इसमें जो विभागीय समिति होती हैं वो अनुदान की मांग कैसे करती है। अनुच्छेद 113 के अंतर्गत इसमें एक बात कही गई थी, जो हमारे देश की जो अनुदान मांगे होती हैं, संचित निधि में किए जाने वाले व्यय के अनुमान में वार्षिक वित्तीय विवरण से सम्मिलित होंगे। जिस प्रकार के लोकसभा द्वारा मतदान किया जाना था, उसके साथ ही उन्हें अनुदान मांग के लिए भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अनुदान मांगों को वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किस प्रकार से दोस्तों? प्रत्येक मंत्रालय द्वारा जो प्रस्तावित अनुदान मांगे होती हैं वो पृथक रूप से की जाती हैं। किस प्रकार से? जो प्रत्येक मांग सर्वप्रथम जिसे प्रस्तावित जो समग्र अनुदान का वितरण और उसके पश्चात मदों में जो विभाजित जो अनुदान होते हैं विस्तृत अनुमान का वितरण शामिल होता है। वहीं दोस्तों इसके संदर्भ में ध्यान देना एक पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहली मतदान मांग होती है दोस्तों, वो लोकसभा के अन्य विशेषाधिकार के अंतर्गत आती है, अर्थात राज्यसभा की मांगों पर मतदान करने के कोई भी शक्ति नहीं है। सिर्फ लोकसभा के अंदर जब हम कोई मांग या अनुदान मांग करते हैं, सरकार के द्वारा जब अनुदान को मांग किया जाता है, वो लोकसभा के अंदर ही उसकी दोस्तों मतदान होते हैं। राज्यसभा के अंदर कोई भी मतदान नहीं किया जाता। दूसरा दोस्तों, मतदान बजट के उसी भाग तक ही सीमित होता है जिस पर मतदान का प्रावधान किया गया हो। और दोस्तों भारत की जो संचित निधि होती है, भारित व्यय को मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता, इस पे केवल चर्चा ही की जाती है। अब दोस्तों जो मांगों को प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है, किंतु व्यवहारिक रूप से समय बचाने के लिए मांगे अप्रत्यक्ष रूप से संचालित हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार से सरकार के द्वारा ये मांगे अनुदान के लिए की जाती हैं। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा, आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों एक होता है अन्य अनुदान मांग, किस प्रकार के होते हैं? लेखानुदान होता है। लेखानुदान किस प्रकार का होता है दोस्तों? भारत की जो संचित निधि होती है, भुगतान केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही विनियोग अधिनियम के लागू हो जाने के बाद ही किए जा सकते हैं, तथा ये समय साध्य प्रक्रिया है और सामान्यतः अप्रैल के अंत तक चलती है, किंतु सरकार को 31 मार्च वित्तीय वर्ष के अंत तक पश्चात अपनी जो सामान्य गतिविधियां उनको संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अभी दोस्तों ये लेखानुदान मांग है कि सरकार जब कोई भी लेखानुदान मांग करती है तो सरकार 31 मार्च तक वो सारा का सारा जो वित्तीय वर्ष के अंतर्गत होती है सारी गतिविधियां धन के माध्यम से उनको संपन्न कराती है। अब दोस्तों जो अनुपूरक अनुदान होते हैं, अतिरिक्त अनुदान होते हैं, अधिक अनुदान होते हैं, प्रत्यानुदान होते हैं, वो सभी के सभी बातें इसमें आप जरूर देखिए। जो हमारे देश के अंदर अतिरिक्त अनुदान होते हैं उस समय दिया जाता है जब चालू वित्त वर्ष के दौरान उस समय वर्ष के लिए बजट में परिकल्पित नहीं की गई हो और सेवा अतिरिक्त व्यय को आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तो ये होते हैं दोस्तों अतिरिक्त अनुदान। अब दोस्तों मैं बात करता हूं विनियोग विधायक के बारे में, मतलब जो सरकार के द्वारा विनियोग विधायक यानी संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत संसद द्वारा कानूनी अधिनियमित किए बिना भारत की संचित निधि से कोई भी धन आहरित नहीं किया जा सकता।
दोस्तों इसका अनुपालन करते हुए लोकसभा द्वारा जो संचित निधि पर भारित व्यय होता है, साथ साथ लोकसभा का द्वारा मतदान किए जाने वाली सभी अनुदानों की सभी मांगों को सम्मिलित करने के लिए लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। इस विधायक को विनियोग विधायक के रूप में जाना जाता है। मैंने आपको दोस्तों पीछे थोड़ी देर पहले क्या बात बताई थी कि जो सरकार के द्वारा संसद से मांगे कंसोलिडेटेड फंड यानी हमारी संचित निधि से जो मांगे की जाती है सरकार के द्वारा, और जो हमारे जो संचित निधि के ऊपर भारित व्यय है, जैसे राष्ट्रपति के वेतन, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनका सभी का सभी जो वेतन भत्ते होते हैं वो विनियोग विधायक के अंतर्गत ही आते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब दोस्तों एक बजट सुधार के बारे में बात करते हैं। वित्त विधायक क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान सकते हैं। 110 के अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त विधायक की भारत संविधान के अंतर्गत दिया गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों, संसद के समक्ष जितना भी वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के समय संविधान के अनुच्छेद 110 के प्रावधानों के आधार पर बजट के प्रस्तावित करों के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन, विनियमन और जो विवरण प्रदान करने वाला एक वित्त विधायक भी प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधायक संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित इस प्रकार का एक धन विधायक होता है और इसके साथ ही जो वित्त विधायक से संबंधित प्रावधानों की जो व्याख्या करने वाला एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों वित्त विधायक। अब दोस्तों जो OECD के जो राज्य हैं, जैसे राज्य कह रहा हूँ देश हैं, तो वो उनका बजट किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। हम अपने देश को जो तुलना करते हैं, जो पश्चिम देशों से तुलना कर लेते हैं, जैसे लग्जमबर्ग है, जो यूरोपीय कंट्री है, अमेरिका है और कनाडा है, मैक्सिको है, ये सभी के सभी जितने भी देश हैं, इनसे हम अपने देश के बजट की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इनका जो बजट होता है दोस्तों वो मिड टर्म में भी लाया जा सकता है। जैसे हमारा देश का जो बजट है दोस्तों इस साल में एक बार लाया जाता है, इनका जो बजट होता है दोस्तों वो एक किस्म से मीडियम टर्म में बजट भी लाया जाता है, जो मतलब छमाही में भी वो बजट को लेके आते हैं। एक होता है दोस्तों प्रूडेंट इकोनॉमिक एजम्पशन, एक होता है टॉप डाउन बजटिंग टेक्निक। तो दोस्तों ये टेक्निक होती है उनके देश में बजट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। हमारे देश के अंदर बजट किस प्रकार से लाता है, हम एक दिन पहले तो इकोनॉमिक सर्वे निकालते हैं, फिर उसके बाद हम बजट लेके आते हैं। बजट की जो प्रक्रिया होती है वो पूरा का पूरा बजट सेशन खत्म होने तक चलती है कि हमें डिपार्टमेंटल किसको पैसा कितना देना है, हमें डिपार्टमेंटल कितना खर्चा करना है, या फिर हमारे देश के अंदर कैसे कैसे कार्रवाई की जाएगी, वो सभी के सभी बजट से सेशन के अंतर्गत होती हैं। तो दोस्तों ये बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। अब बजट की जितनी भी जैसे बजट हमारे देश के अंदर पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है, तभी तो हम लोकतंत्र कहलाएंगे। और बजटीय अनुशासन या बजटरी डिसिप्लिन भारत देश के अंदर होना बहुत जरूरी है। और जो आल की जितनी भी बातें हैं ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों मैं कोर ऑफ कोर स्कीम के बारे में बात करता हूँ। जो दोस्तों ये होती है कोर ऑफ कोर स्कीम, नेशनल सोशल असिस्टेंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ये होती हैं दोस्तों कोर ऑफ कोर स्कीम। इनको ध्यान रखना दोस्तों, सारी जितनी भी हैं ये कोर ऑफ कोर स्कीम है, तो ये आपको समझ में आ जाएंगे। अब दोस्तों दो प्रकार की भारत सरकार के द्वारा दो प्रकार की स्कीम होती है, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। कौन कौन सी, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम दोस्तों क्या होती हैं, दोस्तों वे होती हैं जो हमारी राज्य सरकारें होती हैं और जो केंद्र सरकार मिलके जिस योजना को क्रियान्वित करती है, जिस योजना का खर्चा उठाती है, वो होती है दोस्तों सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। वहीं अगर मैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करूं तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम दोस्तों वे होती है जो सारा का सारा खर्चा केंद्र सरकार करती है, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं। इसमें ये रेशियो में जो सरकार होती है खर्च पैसा करती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सभी की सभी इन रेशियो में 3 रेशियो में पैसे को खर्च करती हैं। अब जो पूर्वोत्तर राज्य हैं दोस्तों, जितने भी जो पहाड़ी इलाके के राज्य हैं, वो सभी के सभी राज्य इस रेशियो में पैसा खर्च करते हैं। मतलब अगर 100 रुपये सरकार एक स्कीम पर खर्च कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम पर खर्च कर रही है, उसमें से 90 रुपये तो केंद्र सरकार करेगी और 10 रुपये दोस्तों उसमें से राज्य सरकार करेगी। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम कहा जाता है। अब वही दोस्तों मैं अगर इसमें स्टेट लिस्ट की बात करूं, ये स्टेट लिस्ट के अंदर भी मेंशन है, और सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम होती है वो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आती है। जो इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम की एजेंसी होती है, इंप्लीमेंट कौन करता है, उसको करती है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखना दोस्तों, उसको स्टेट गवर्नमेंट करती है। जैसे उदाहरण मैं ले लूँ इसमें, जैसे मनरेगा है, और वहीं जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्कीम को इंप्लीमेंट करती है, जैसे मुद्रा योजना और भारत नेट। ये थोड़े से उदाहरण है दोस्तों सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में।
दोस्तों ये बजट से रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें पसंद में आई होगी, समझ में आई होगी। और वहीं अगर इसमें कोई गलती या त्रुटि है दोस्तों, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस प्रकार की इसमें त्रुटि है। दोस्तों मैं आपसे अगेन एक और बात आपसे बताना चाहता हूँ, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपने मिलते हैं अगले वीडियो में।